Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. We have started chapter 8. Now let's see the war and the revolutions of 1917. The cycle of repression and reform brought a limited peace to Russia for a few years. But after 1912, the workers' strikes and peasants' revolt again began to pick up steam. However, when Russia was drawn into the First World War in 1914, a wave of patriotism flooded the country, with the people rallying behind the Tsar, but the support of the war effort began fizzling out within 2 years i- as the horrors of war and the continuous defeats the Russian army faced on the battlefield become evident, disillusionist, and exhausted. The soldiers, workers, and peasants began demanding peace, food, and land. देखिए, जो रिप्रेशन का रिफॉर्म का जो साइकिल था वो बहुत ही कम कम पीस लेकर आया था रशिया में, बहुत ही कुछ कुछ सालों के लिए ही। 1912 में जब वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था और पीसेंट्स ने रिवॉल्ट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन रशिया फिर उसके बाद में क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको जाना पड़ा था 1914 में। ठीक है, देखिए अब 1912, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1912 के आसपास में यहाँ पर रशिया में क्या हो रहा था, वर्कर्स के स्ट्राइक्स हो रहे थे, पीसेंट्स भी रिवॉल्ट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये रिवॉल्ट जो है वो चल रहा था। लेकिन 1914 में रशिया को यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर था तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मीन्स एक पेट्रोटिज्म उनके अंदर में आया और फिर वो उस चीज़ के लिए खड़े हुए रशिया के साथ में, मीन्स अपनी कंट्री के साथ में वहाँ पर खड़े हुए। और वहाँ पर देखिए वॉर एफर्ट जो था उनके, मीन्स जो वहाँ पर जो वॉर हो रहा था जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वॉर, मीन्स जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसकी वजह से जो भी सामने आ रहा था, हमको देखने को मिल रहा था वॉर की वजह से, जैसे कि मीन्स यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है, वॉर के बाद में जितने भी हमको कैजुअलिटीज हमको देखने को मिल रही थी, जितने भी नुकसान हमको देखने को मिल रहे थे उनके वजह से और कंटिन्यूस डिफीट की वजह से यहाँ पर मीन्स कंटिन्यूस डिफीट उनको देखने को मिली, जिसकी वजह से जो वहाँ के सोल्जर्स थे, वर्कर्स थे, पीसेंट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, निराश हो गए थे और फिर पीस, फूड और लैंड का डिमांड वो करने लगे। On Women's Day on February 23, 1917, the women took out a procession in Petrograd, the new name of Pittsburgh, demanding food and peace. There is a difference of 13 days between the Russian calendar and the modern calendar, so the event occurred on March 8 according to the modern calendar. Soon after, workers and soldiers began taking out rallies across the city in support of this demand. The police and army were restrained from intervening. Workers' assemblies were also organized in every factory in which the workers choose their representatives for an apex city level workers' assembly. These assemblies were called Soviets. The factory Soviets took over the management of their factory from the owners, taking all decision and implementing them. ठीक है, देखिए विमेंस डे में जो कि 23 फरवरी 1917 को आता था, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली जो है वो क्या है आपका 8 मार्च को आता है विमेंस डे, लेकिन मॉडर्न कैलेंडर में आपका 8 मार्च को आता है, लेकिन रशियन कैलेंडर में जो है वो क्या रहता है, 13 डे का डिफरेंस रहता है, करीब 13 दिन का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है रशियन कैलेंडर और हमारे मॉडर्न कैलेंडर में। तो जिस वजह से उनका जो विमेंस डे है वो 23 फरवरी को आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो विमेंस डे के दिन में जो विमेंस थी उन्होंने क्या किया, पीट्रोग्रैड का जो कि पीट्सबर्ग का नया नाम है, वहां पर क्या किया, मीन्स वहां पर वो प्रोटेस्ट करने लगे, फूड और पीस की डिमांड करने लगे। वहां पर सारे वर्कर्स जो थे, धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने विमेंस डिमांड करना वहां स्टार्ट किया तो धीरे धीरे सारे वर्कर्स, सोल्जर्स साथ में क्या करने लगे, वहां पर सपोर्ट करने लगे, उनके डिमांड को क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे। अब जो पुलिस और आर्मी थी उन्होंने क्या किया, वो वहां पर उन वर्कर्स की रैली के बीच में नहीं आना चाहती थी, इंटरवेन नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने
अपने आप को क्या कर लिया, रोक के रखा और वहां पर इंटरवेन नहीं करी। वर्कर्स जो थे, वर्कर्स जो असेंबली में थे, उन्होंने हर एक फैक्ट्री में क्या किया, हर एक फैक्ट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव रखा, एक रिप्रेजेंटेटिव रखा, और उन्होंने उस ये जो असेंबली यहाँ पर कंडक्ट हुई थी उसको, उनको ये सॉविट्स के नाम से जानते हैं। अब जो वर्कर्स जो हर एक फैक्ट्री में जो वर्कर्स था, जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने क्या किया, फैक्ट्रीज का जो मैनेजमेंट होता है, ओनरशिप होता है, ये सभी जो भी डिसीजन मेकिंग पावर रहता है वो अपने अंडर में ले लिया, सारे मैनेजमेंट को टुक ओवर कर लिया। ठीक है, their elected representatives were expected voice the views of the factory Soviet in the city Soviet, which came to be known as the Petrograd Soviet. If they became failed to do so, they could be recalled and another representative elected in their place. The soldiers too formed their Soviets in their units, taking over control from their officers or forcing them to act on their orders. Peasants also formed their Soviets in the villages, where they began looting shops and the palatial houses of the landowners. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, जो वहां का रिप्रेजेंटेटिव था वो उस फैक्ट्री की क्या था, वॉइस था। ठीक है, फैक्ट्री की वॉइस था, क्योंकि ये सोवियत सिटी में हो रहा था, सोवियत सिटी में हो रहा था, और वहाँ सोवियट्स मतलब क्या है, जो असेंबलीज थी वो उनको सोवियत के नाम से जाना जाता है, और वो सोवियत सिटी में हो रहा था। तो जो पीट्रोग्राड सिटी में हुआ उसको उन लोगों को पीट्रोग्राड सोवियत के नाम से जाना जा रहा था। अगर उनमें से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फेल हो जाता है अपना वर्क करने से, तो उनको हटाकर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर इलेक्ट किया जाता था। अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी सॉवियट्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया अपने यूनिट में, अपने यूनिट में क्या किया, सॉवियट्स बनना स्टार्ट कर दिया, और अपने जो ऑफिसर्स थे उनका कंट्रोल मींस उनका जो कंट्रोल था उनको टेक ओवर मींस ले लिया, अपने सीनियर से यहाँ पर क्या कर लिया, उन्होंने कंट्रोल ले लिया, और अब उनके जो ऑर्डर्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था, उनकी सीनियर्स को फोर्स किया जाता था कि वो उस ऑर्डर को क्या करें, माने। पीसेंट्स फार्मर्स ने भी क्या किया, सॉवियट्स परफॉर्म किया अपने विलेजेस में, और फिर वो शॉप्स को लूटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, या फिर जो पैलेटियल हाउसेस होते थे लैंड ओनर्स के, उनको क्या कर दिया, वहां से लैंड ओनर्स को हटाकर वहां पर वो लैंड पर कब्जा करने लग गए। Within days, the Tsar was stripped of all power as the people in all sectors took over control through their soviets. In this way, the power structure of the Tsarist regime was dismantled, with the people taking power into their own hands. ठीक है, कुछ ही दिनों में क्या हुआ, जो जार थी वो जो जार थी वो क्या हो गई, पूरी की पूरी आउट ऑफ पावर हो गई थी। सारे जो सेक्टर्स थे उनको सॉवियट्स ने क्या किया था, टेक ओवर कर लिया था, जिस वजह से जो भी जारिस्ट का जो पावर स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था, अलग अलग हो चुका था, और उसके जार के हाथ में कोई भी पावर अब नहीं रह गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक आपका जो पेट्रोग्राड में जो सोवियत मीटिंग थी मार्च 1917 में, उसका यहाँ पर आपका एक व्यू है दिया गया है, फोटो जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, abdication of the Tsar. Seeing the mood of the people and the pressure from the Petrograd Soviet, the Duma urged the Tsar to abdicate and allow it to constitute a new cabinet of ministers. The rebellion had by now spread to the Tsar's army. Faced with this situation, the Tsar was forced to abdicate on March 2, 1917, March 15 according to the modern calendar. The chain of events leading up to the abdication is called the February Revolution. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लोगों के मूड को, लोगों के प्रेशर को, जो कि पीट्रोग्राड सोवियत के कारण जो वहाँ पर प्रेशर बन रहा था, जो लोगों का जो मूड था, जिसकी वजह से जो ड्यूमा क्या थी वहाँ पर, एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स थे जो कि जार की गवर्नमेंट ने वहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर ड्यूमा ने क्या किया, जार को कहा कि वो वहां से अपने मींस जो पावर में है उसको क्या कर दे, खाली कर दे, और वहां से वो चला जाए, और एक नई कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या करे, अलाउ करें।
जो रिबेल हो रहा था, मीन्स जो यहाँ पर अपोजिशन हो रहा था, वो क्या हो गया था, जार की आर्मी तक भी पहुंच चुका था। तो वो कभी भी क्या हो सकता था, जार के ऊपर भी अटैक कर सकते थे, जिस वजह से यहाँ पर ये सब चीज, ये जो है ड्यूमा ने ये कहा कि उसको यहाँ पर से खाली कर देना चाहिए, मीन्स जार को जो है वो यहाँ से चले जाना चाहिए। इस सिचुएशन को फेस करने के बाद में जार को वहां पर मार्च टू 1917 को क्या करना पड़ा, हटना पड़ा। अगर हम मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो मार्च 15 को वहां पर उसको वहां से हटना पड़ा। ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे थे कि ताकि वो जार जो है वो अपना अपना जो पोजीशन है वो खाली कर दे, उसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। The Duma members, largely belonging to the middle class, choose a ministerial cabinet to constitute a provisional government. This was seen as an interim arrangement because the people wanted to elect a constitutional assembly by universal suffrage that would legally constitute a permanent government. The interim government was totally dependent on the Soviets, which controlled every sector and region. At that time, the leadership of the Petrograd Soviet was largely in the hands of the representatives of 3-4 socialist parties. They believed that the middle class should provide the leadership of the revolution that would bring democracy and peace to the nation and institute land reforms. They believed that the role of the Soviets was to ensure that the middle class did not shirk its responsibility and would remain in the vanguard of the revolution. Their role was also to prevent the outset rulers from returning to power. अब जो ड्यूमा मेंबर्स थे, जो कि ज़्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने एक मिनिस्ट्रियल कैबिनेट जो है वो चूज किया, ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बना सके, असेंबली को कंस्टिट्यूट कर सके। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो इंटीरियम अरेंजमेंट जो था, उसमें लोग चाहते थे कि इलेक्शन हो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो, जो भी यूनिवर्सल सफरेज होता है, जो भी जैसा भी है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो, मीन्स वहां पर वो इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर एक परमानेंट गवर्नमेंट, लीगली क्या है, एक परमानेंट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करना चाहते थे। जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी वो टोटली क्या थी, डिपेंडेंट थी सॉवियट्स के, ठीक है। जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी वो क्या थी, पूरे की पूरे सॉवियट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी और कंट्रोल करती थी हर एक सेक्टर और रीजन को। उस वक्त पे जो लीडरशिप थी पेट्रोग्राड सोवियत के पास में, जो लीडरशिप थी वो ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो 4-5 सोशलिस्ट पार्टीज थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ पे हुआ करती थी। और उनका मानना ये था कि जो मिडिल क्लास है उनको लीडरशिप उनको भी लीडरशिप क्या है, प्रोवाइड होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी जो है उनको, मींस डेमोक्रेसी और हमारे पूरे नेशन पे क्या, मींस जो नेशन पे, रशिया की नेशन पे क्या आना चाहिए, पीस आना चाहिए। और इंस्टीट्यूट जो है लैंड रिफॉर्म्स के, वो वहां पर बनने चाहिए। उनका मानना ये था कि जो सोवियट्स का जो रोल है वो ये है कि वो एंश्योर करे कि मिडिल क्लास जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं और साथ में रेवोल्यूशन में साथ में खड़े हैं। उनका जो रोल था वो बाहर के रूलर्स को फिर से वापस पावर में रिटर्न होने से रोकने का था। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।